नमस्कार। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के प्रथम 2 अध्याय अर्थात रसायन और वाजीकरण ये प्रक्षिप्त है, अनार्ष है, अशास्त्रीय है, चरक द्वारा लिखित नहीं है। कैसे? चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के प्रथम 2 अध्याय प्रक्षिप्त है, क्यों और कैसे? 1. मूलतः रसायन एवं वाजीकरण ये अन्य अर्थात परतंत्र है, अन्य तज्ञों के अधिकार है और स्वयं चरक पराधिकारेषु न विस्तरोक्ति ही इस प्रकार की वृत्ति से काय चिकित्सा प्रधान संहिता लिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ के चिकित्सा स्थान का आरंभ ही पराधिकार के विस्तृत वर्णन से करेगा, यह असंभव है। 2. चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में काय चिकित्सा छोड़कर अन्य अंगों के विषयों का वर्णन चिकित्सा स्थान 24वें अध्याय से आगे प्राप्त होता है, जैसे कि विषय चिकित्सा, द्विव्रणीय चिकित्सा, त्रिमर्मीय चिकित्सा, योनिव्यापक चिकित्सा। इसमें आपको दंष्ट्रा, शल्य, शालाक्य, बाल इनके चिकित्साओं का संक्षेप में उल्लेख प्राप्त है। ऐसी स्थिति में रसायन वाजीकरण इन अंतिम अंगों का अर्थात पराधिकार के विषयों का अतिशय विस्तृत वर्णन 4 उप अध्याय के समूह के रूप में, पादों के रूप में चिकित्सा स्थान के आरंभ में ही प्राप्त होना अत्यंत विसंगत, विलक्षण, अप्रासंगिक, अनार्ष अर्थात प्रक्षिप्त है। रसायन वाजीकरण का यदि उल्लेख करना ही है तो वो योनिव्यापक चिकित्सा के बाद होना उचित है, क्योंकि योनिव्यापक चिकित्सा में शुक्र दोषों का, क्लेब्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इस दृष्टि से यह किसी भी आयुर्वेद के विद्यार्थी को, वैद्य को अनायास ही, सहज ही समझ में आना संभव है। 3. चक्रपाणी के अनुसार प्रथम 8 अध्याय यह चरक द्वारा लिखित है। इसका अर्थ होता है कि चरक चिकित्सा स्थान के 9वें और 10वें अध्याय, जिसमें उन्माद और अपस्मार इनकी चिकित्सा का वर्णन है, यह चरक द्वारा लिखित नहीं है। संदर्भ देखिए, ये संदर्भ चरक द्वारा कौन से 13 अध्याय लिखे गए हैं इसके विषय में है, जो 2 बार चक्रपाणी ने लिखे हैं, एक 9वें अध्याय के प्रारंभ में और योनिव्यापक चिकित्सा में, जहाँ पर अस्मिन् सप्तदशाध्याया ये दृढ़बल ने 17 अध्याय लिखे, इसका उल्लेख होता है उसकी टीका में। वहाँ पर चक्रपाणी लिखते हैं कि चरक ने कौन से 13 अध्याय लिखे उपलब्ध 30 अध्यायों में से, तो वे लिखते हैं यक्ष्मांतान अष्टौ, यक्ष्मा जिसके अंत में है, ऐसे 8 अध्याय अर्थात रसायन वाजीकरण और ज्वर से लेके यक्ष्मा तक के 6 अध्याय और अर्श, अतिसार, विसर्प, द्विव्रणीय, मदात्य ये बीच बीच में आने वाले अध्याय हैं, जैसे कि अर्श 13वां अध्याय है, 14वां अध्याय है। उस दृष्टि से आगे देखते जाएंगे, वो स्कैटर्ड है या विस्कलित है, अति विप्रकीर्ण है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यक्ष्मांतान अष्टौ, इसमें पहले 2 अध्याय रसायन वाजीकरण आते हैं, किंतु यह उचित नहीं लगता है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर चरक निदान स्थान के 8 अध्याय में अंतिम 2 अध्याय उन्माद अपस्मार का निदान लिखते हैं, तो उन्होंने उसकी चिकित्सा भी उसी क्रम से लिखी होना यही सुसंगत है। यदि हम चक्रपाणी की टीका के अनुसार रसायन और वाजीकरण के अध्यायों को चरक द्वारा लिखित मानेंगे, तो चरक के 9वें और 10वें अध्याय चिकित्सा स्थान के चरक द्वारा लिखित नहीं है, ऐसा होगा। इसीलिए यदि हम रसायन वाजीकरण अध्याय को अनार्ष, प्रक्षिप्त अर्थात चरक द्वारा लिखित नहीं है ऐसा मानेंगे, तो आज जो 9वें और 10वें क्रमांक के अध्याय चिकित्सा स्थान के हैं, वे अपने आप 7वें और 8वें क्रमांक के हो जाएंगे और वे प्रथम अध्याय 8 ऐसे आने से वे चरकोक्त लिखित है, चरकोक्त है, चरक लिखित है, यह विधान भी सिद्ध होगा और यही निदान स्थान के क्रम से, संख्या से सुसंगत है। 4. चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय का यद व्याधि निर्घातकरम वक्षते तच्चिकित्स्यते, यह श्लोक भी यह स्पष्ट रूप से द्योतित करता है कि व्याधि निर्घातकर औषध का उल्लेख चिकित्सा स्थान में होना उचित है, न कि रसायन का वाजीकरण का। 5.
रसायन वाजीकरण अध्यायों की रचना यह चतुष्पादात्मक है। एक एक अध्याय 4-4 उप अध्याय अर्थात पादों में लिखा गया है। इस प्रकार की रचना संपूर्ण चरक संहिता में अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। इस कारण से इन चतुष्पादात्मक अध्यायों को प्रक्षिप्त मानना ही उचित है। सूत्र स्थान में जो चतुष्क रचना है वह एक एक अलग अध्याय है, न कि एक ही अध्याय के 4 पाद। 6. चरक के इन 2 अध्यायों में से रसायन का च्यवनप्राश छोड़कर किसी भी अन्य रसायन योग का लोक व्यवहार में प्रचलन आज दिखाई नहीं देता है। च्यवनप्राश भी कितना ओवररेटेड, अवास्तव, आक्षेपार्ह रसायन कल्प है, इसके विषय में मेरे 2 लेख सभी ने पढ़े हुए हैं। उन लेखों की लिंक आगे दी है, डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। 7. वाजीकरण को देखा जाए तो एक भी योग आज के व्यवहार में प्रचलित नहीं है। 8. रसायन के अध्याय के 4थे अर्थात अंतिम पाद में आयुर्वेद समुत्थानीय में फिर से आयुर्वेद अवतरण की बात घुसेड़ दी गई है। यहाँ पर इंद्र के पास भरद्वाज ऋषि न जाते हुए एकदम 10 ऋषि चले जाते हैं, जो कि चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 दीर्घंजीविते में उल्लेखित तथा अन्य सभी आयुर्वेद संहिताओं में उल्लेखित आयुर्वेद अवतरण की कथा से अत्यंतिक विसंगत है। इसी कारण से भी ये दोनों रसायन वाजीकरण अध्याय अनार्ष और प्रक्षिप्त है। 9. एक बार द्वितीय पाद में ग्राम्य आहार का उल्लेख होने के बाद, सविस्तर निदान चिकित्सा का वर्णन होने के बाद फिर से ग्राम्यो ही वासो मूलम अशस्ता नाम ऐसा कह के पुनरावृत्ति की गई है आयुर्वेद समुत्थानीय पाद के आरंभ में, वो भी एक ही अध्याय में। चाहे पाद बदलकर क्यों न की गई हो, लेकिन यह पुनरावृत्ति अप्रासंगिक ही प्रतीत होती है। 10. चरक शारीर स्थान 1 में सताम उपासनम सम्यक, इस क्रम से तत्वस्मृति के उपाय बताए जाने पर, या चरक शारीर स्थान 5 में पुरुष विचय में मुमुक्षुणाम उदयनानी अर्थात मोक्ष के उपाय बताए जाने पर फिर से आयुर्वेद समुत्थानीय पाद में आचार रसायन का उल्लेख होना यह अत्यंत अप्रासंगिक ही है। 11. उसके पश्चात भी आने वाले सारे सुभाषित के स्वरूप में जो श्लोक हैं वे अप्रासंगिक और अत्यंत आदर्शवादी अर्थात अव्यवहार्य अर्थात प्रैक्टिकल नहीं है। जो चरक धनेषणा को जीवन के मूल के आधार के रूप में चरक सूत्र 11 में प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा इन तीसरेषणा में 3 ऐषणाओं में वर्णित करते हैं, वही चरक धर्मार्थम न अर्थ कामार्थम आयुर्वेदो महर्षिभिः कुर्वते ये तो वृत्त्यर्थम चिकित्सा आपण्य विक्रयम न अर्थार्थम नापि कामार्थम अथ भूत दयाम प्रति, ऐसे श्लोक रसायन के अध्याय के अंतिम पाद में फिर से लिखेंगे, यह संभव नहीं है। 12. जो चरक संपूर्ण चरक संहिता में कहीं पर भी अर्थवादात्मक अशक्य प्राय ऐसे औषध परिणामों का वर्णन नहीं करता है, वही चरक रसायन और वाजीकरण अध्याय में अत्यंत अशक्य कोटि के असंभव प्रकार के अर्थवादात्मक औषध परिणाम का वर्णन करता है। यह भी इन 2 अध्यायों के प्रक्षिप्त अर्थात अनार्ष अशास्त्रीय होने का प्रमाण है। शतम नारीणाम भुंक्ते इस प्रकार का अव्यवहार्य वर्णन चरक कर ही नहीं सकते। जो चरक अर्श के अध्याय में अन्य लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यावहारिक प्रैक्टिकल शस्त्र क्षार अग्निकर्म की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, निषेध करते हैं, वही चरक स्वयं वाजीकरण के अध्याय में ऐसे अशक्य असंभव औषध परिणाम का वर्णन लिखेंगे, यह हो ही नहीं सकता। वही बात च्यवनप्राश इत्यादि रसायन के फलश्रुति में भी प्रतीत होती है। च्यवन ऋषि का पुनर्युवा होना यह अर्थवादात्मक अशक्य बात है, जो चरक लिखेंगे ही नहीं। यह च्यवनप्राश तथा दोनों रसायन वाजीकरण के अध्याय संपूर्णतः प्रक्षिप्त अनार्ष होने के कारण च्यवनप्राश को अकल्पित, विलक्षण, अशास्त्रीय इस प्रकार की फलश्रुति या परिणाम लिखे गए। इसके संदर्भ में मेरे 2 लेख दोनों भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है, जिनकी लिंक आगे दी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। वही बात रसायन के फलश्रुति में वाक्सिद्धिम प्रणतिम कांतिम इस रूप में दिखाई देती है। ऐसे अर्थवादात्मक अशक्य परिणाम रसायन के लिए लिखना यह भी चरक की लेखन शैली से विपरीत तथा अप्रामाणिक, अप्रासंगिक, विसंगत और अशास्त्रीय है। सूत्रस्थान 30 में
अष्टांगों का जो विवरण है उसके क्रम में रसायन और वाजीकरण ये सबसे अंतिम है। किंतु यहाँ तो चिकित्सा स्थान के आरंभ में ही रसायन वाजीकरण का संदर्भ विरहित क्रमभंग करके विषम विन्यस्त वर्णन है। 16 इन 2 अध्यायों के पहले इंद्रिय स्थान का वर्णन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सीधा रसायन वाजीकरण का उसके पश्चात वर्णन होना यह अप्रासंगिक है। इन सभी कारणों से रसायन और वाजीकरण ये चतुष्पादात्मक 4 उप अध्याय या 4 पाद के समूहों के रूप में आने वाले 2 अध्याय विषम विन्यस्त, अनार्ष, प्रक्षिप्त और अशास्त्रीय है। अगर हम इन 4 उप अध्याय समूह स्वरूप 2 अध्यायों के सभी श्लोकों का, सभी कल्पों का परिशीलन करेंगे तो इससे भी अधिक सविस्तर और विश्लेषण के स्वरूप में किस प्रकार से ये 2 अध्याय अनार्ष, प्रक्षिप्त, अप्रामाणिक, अशास्त्रीय है यह सिद्ध करना संभव है। ऐसे इन श्लोकों पर, कल्पों पर एक और सविस्तर लेख, आर्टिकल, वीडियो निकट भविष्य में प्रकाशित करेंगे। यहाँ पर इस लेख को दिग्दर्शन मात्र समझकर एक एक श्लोक का, एक एक कल्प का परीक्षण अन्य सूज्ञ, वैद्य, विद्यार्थी, आयुर्वेद के प्रेमी अपनी बुद्धि से निश्चित ही कर पाएंगे और उन सभी को यह विश्वास होगा, वे सभी इस निश्चित निर्णय पर आ सकेंगे कि चरक चिकित्सा स्थान के प्रथम 2 अध्याय अनार्ष, अशास्त्रीय, अप्रामाणिक और प्रक्षिप्त हैं। 17 जैसे चरक निदान स्थान का आरंभ ज्वर निदान से होता है, वैसे ही चरक चिकित्सा स्थान का आरंभ भी ज्वर चिकित्सा से ही होना सुसंगत, शास्त्रीय और आर्ष प्रणीत हैं।